जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब खूब स्वस्थ और मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम गद्य साहित्य के इतिहास में रेखा चित्र को समझेंगे कि रेखा चित्र क्या है। अभी तक हमने ये देखिए बच्चों देख लिया कि आत्मकथा किसे कहते हैं, जीवनी क्या है, एकांकी क्या है, नाटक क्या है। देखिए बच्चों, उपन्यास क्या है, कहानी क्या है, ये देखिए निबंध क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया है। बच्चों, ये गद्य साहित्य की प्रत्येक विधाएं हैं विभिन्न प्रकार की, इसको विधा कहते हैं। इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि कोई एक रचना दे देगा, किसी लेखक द्वारा रचा गया, और पूछेगा कि ये कौन सी विधा है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, उपन्यास है, या कहानी है, या नाटक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम आइए अब रेखा चित्र को, ये थ्योरी है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं, तब इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे वो खूब अच्छे से हमें समझ में आएगा और बहुत जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। क्योंकि बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि क्या चीज है रेखा चित्र। अब क्वेश्चन आता है, ये सब नई नई चीजें हैं। क्लास 8 तक तो ऐसा कुछ होता नहीं है, गद्य या पद्य, तो ये सब समझ में, ये क्लास 9 से शुरू होता है बच्चों। तो आप लोग अभी से ही जागरूक हो जाइए हिंदी को लेकर। ये हमारा हिंदी विषय अगर स्ट्रांग हो गया ना बच्चों, तो बाकी सारे सब्जेक्ट को हम आसानी से क्लियर कर पाएंगे, समझ पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम सारे विषय हिंदी में ही रहते हैं और लिखना पढ़ना हमारा हिंदी से ही प्रारंभ होता है। तो हिंदी विषय का स्ट्रांग होना, उसमें समझ विकसित होना बहुत जरूरी है। तो आइए बच्चों हम रेखा चित्र को समझते हैं कि क्या चीज है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जिस जगह, जिस गद्य रचना में किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या फिर भाव हो अपने, उसको बहुत कम शब्दों में, बहुत अल्प शब्दों में, यथावत, जैसे कि जिस तरह रहे उसी तरह है, उसको चित्रण कर दिया जाए, उसको लिख दिया जाए, उसे ही बच्चों रेखा चित्र कहते हैं। एक बार फिर से समझते हैं बच्चों कि जो गद्य रचना है हमारी, अर्थात कहानी में जो रहता है, जिसमें तुक, लय, छंद, दोहा, सोठा ये सब नहीं होता है, ये सीधा सीधा इस तरह से गद्य में होता है। उसमें अगर कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है या कोई कहीं घटित कोई घटना है या किसी के अंतरात्मा के भाव हैं, तो उसको बहुत ही कम शब्दों में बच्चों, जैसा का वैसा, जिस तरह, उसमें कुछ बनावटी नहीं करना, कुछ अलग से नहीं जोड़ना, ना कुछ घटाना, जैसे के तैसा ही उसको लिख देना है, चित्रण कर देना है, उसे ही हम लोग रेखा चित्र कहते हैं। और बच्चों ये शब्द जो है अंग्रेजी के इसके शब्द का हिंदी रूपांतरण होता है, तथा ये दो शब्दों रेखा और चित्र के योग से बना होता है। रेखा और चित्र के योग से बना होता है। तो आइए देखिए बच्चों, अब यहाँ पर रेखा चित्र में साहित्य तथा चित्रकला, क्या चीज बच्चों, रेखा चित्र में साहित्य तथा चित्रकला का सौंदर्य पूर्वक मेल जोल दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार चित्रकार तूलिका तथा रंगों के द्वारा सजीव चित्र को चित्रण करता है, एक सुंदर सा चित्र बना देता है, जो देखने में जैसा लगता है कि अभी सचमुच बोल उठेगा, एकदम मुस्कुराते हुए अच्छा सा सुंदर सा चित्र बना देते हैं। ठीक उसी प्रकार जो रेखा चित्रकार होते हैं बच्चों, वो शब्दों के माध्यम से ऐसा भावपूर्ण चित्र प्रकट करते हैं जो उसकी यथार्थ संवेदना, जो वास्तव में रियल में जो उसकी संवेदना होती है, फीलिंग होती है, को एक मूर्त स्वरूप प्रदान कर देते हैं। और ये मूर्त स्वरूप प्रदान करने में एकदम सफल होते हैं, अर्थात खूब अच्छे से, कि पढ़ने से जैसे लगे कि ये खुद की कहानी है, अपनी ही कोई घटना है। तो अब देखिए बच्चों, आप रेखा चित्र को समझ गए होंगे कि ये बहुत कम शब्दों में जैसे कि तैसा लिख देना ही रेखा चित्र कहलाता है। ये अंग्रेजी के दो शब्दों से, रेखा और चित्र से मिलकर बना है। तो अब आइए बच्चों हम चलते हैं संस्मरण की ओर। अब देखते हैं कि ये संस्मरण क्या चीज है। देखो बच्चों, आओ देखिए संस्मरण क्या चीज है। जब हम किसी तथ्य हो गया या कोई अस्मरणीय, जैसे याद योग्य कोई घटना घटित हो गई, को जब किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा उसके यथार्थ रूप को, वास्तविक रूप को, सच रूप को, प्रत्यक्ष रूप को सशक्त और तीक्ष्ण भाषा शैली में प्रकट किया जाता है। सशक्त हो, दृढ़ हो और तीक्ष्ण भाषा में बच्चों, जैसे तीक्ष्ण क्या हुआ कि जो सच होता है कभी कभी तीक्ष्ण होता है, तो उसको भी उसी भाषा में, कुछ उसमें मेल जोल नहीं करना, कुछ मिलावट नहीं करना, वैसे के वैसे उसको बताना।
चाहे वो तीक्ष्ण भाषा शैली में ही काहे ना हो, उसको उसी की तरह लिखना। संस्मरण क्या है? ये हमारी घटना, हमारे जीवन में सब अच्छी अच्छी घटनाएं थोड़ी होती है, कभी कभी कुछ गलत भी घटनाएं हो जाती हैं, कभी कभी कोई दुख देने वाली घटनाएं हो जाती हैं। तो वही बच्चों यहाँ पर बताया गया है, तो उसे ही संस्मरण कहते हैं। और इसका अर्थ होता है बच्चों सम्यक स्मरण, अर्थात संस्मरण में रचनाकार स्वयं अपनी अनुभव की हुई किसी व्यक्ति तथा घटना का स्नेह संबंध तथा कलात्मकता के साथ वर्णन करता है। स्वयं अपनी आंखों की देखी कोई भी व्यक्ति विशेष है, उससे वो स्वयं मिले हों, स्वयं घटना का अपने आप अनुभव किए हों, किसी के द्वारा बताया या कहीं से लिखा पढ़ा नहीं हो, स्वयं वहां पर देखे सुने हों, उसको बड़े ही भावपूर्ण तरीके से स्नेहबद्ध से जोड़ते हैं, लिखते हैं, उसके बाद उसमें कलात्मकता लाते हैं, सुंदरता लाते हैं, पढ़ने में अच्छा लगे, चीजें समझ में आए, रोचक तरीके से पढ़ें। तो उसी तरह से जो वर्णन करते हैं उसे ही संस्मरण कहते हैं बच्चों। देखिए, इसका संबंध मुख्यतया महापुरुषों से होता है, विशेषकर जैसे महात्मा गांधी हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए, बड़े बड़े मतलब महापुरुष बच्चों। इसमें रचनाकार अपनी तुलना में उस व्यक्ति को अधिक महत्व देता है। जो लिखने वाला होता है बच्चों, जब लिखता है तो उनको ऊंचाई पर रखता है, उनकी बातों को, उनकी समझ को, उनकी कार्यशैलियों को, हर चीज को अपने से बड़ा महत्व, अधिक महत्व देते हुए लिखते हैं, जिसका वो संस्मरण रचित करता है, जिसके बारे में वो लिखते हैं। अब आइए बच्चों थोड़ा और आगे यहाँ पर समझते हैं संस्मरण क्या चीज है। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी बच्चों, 1 से 2 बार आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि क्या कहना चाहती है मैम, इसमें क्या चीज है। देखिए बच्चों, रेखा चित्र में किसी के चरित्र का कलात्मक, भावात्मक चित्र प्रदर्शित किया जाता है, किंतु संस्मरण में किसी के चरित्र का वास्तविक रूप प्रस्तुत किया जाता है। जो संस्मरण होता है बच्चों, वो किसी के चरित्र का वास्तविक रूप उसमें प्रस्तुत करते हैं। हिंदी के प्रमुख संस्मरण रचनाकारों में श्री नारायण चतुर्वेदी, पदम सिंह शर्मा, बनारसी चतुर्वेदी आदि के नाम बच्चों उल्लेखनीय है। जैसे कौन कौन, फिर से देखते हैं। श्री नारायण चतुर्वेदी हैं, पदम सिंह शर्मा हैं, बनारसी चतुर्वेदी, ये सब कौन है बच्चों? संस्मरण रचनाकार हैं। अब आइए बच्चों हम लोग यात्रा विरत पे चलते हैं। यात्रा विरत भी बहुत ही सुंदर रचना है, जिसे कवि क्या करता है, स्वयं यात्रा करके कहीं किसी के, कहीं कोई घटना हो, कोई कहीं पर, मान लीजिए जो लिखने वाला है, लेखक है, वो कहीं गया, मान लीजिए यूरोप की यात्रा पे गए, मान लीजिए गंगा की यात्रा पे गए, मान लीजिए हिमालय की यात्रा पे गए, तो वहाँ के जो चित्रण हैं, वहाँ के जो रहन सहन है, वहाँ के खान पान है, वहाँ के जो राजनीतिक पहलू हैं, उसको, वहाँ के लोगों में जो आचरण है, किस प्रकार की उन लोगों के आचरण हैं, इस सब चीजों का बच्चों जैसे कि तैसा लिखना, ठीक ठीक वैसे लिखना, कुछ इसमें बनावटीपन नहीं। जैसे वहाँ का पहनावा है, खान पान है, आचरण है, वहाँ की लोक संगीति क्या है, A to Z जो भी बच्चों होती है, उसको जैसे के तैसे लिखना ही यात्रा विरत कहलाता है। आइए बच्चों इसको हम इस किताब की भाषा में समझते हैं। जिस गद्य रचना में लेखक के द्वारा किसी यात्रा के प्रत्यक्ष ज्ञान का यथावत कलात्मक वर्णन किया जाता है, उसे यात्रा विरत कहते हैं। इसमें रचनाकार विशेष स्थलों की यात्रा का सौंदर्य तथा रसीला वर्णन इस दृष्टि से करता है कि जो पाठक है अर्थात जो पढ़ने वाला है, वो उन स्थलों की यात्रा करने में अगर असमर्थ है, अगर वहां पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हर जगह सब व्यक्तियों को जाना संभव नहीं हो पाता है बच्चों, तो यही कहने का अर्थ है यहाँ पर कि जो पाठक होते हैं इस तरह से अच्छे से वहां के यात्रा वृत्त का वर्णन करते हैं कि जो व्यक्ति वहां नहीं जा पाता, जाने में असमर्थ होते हैं, वह उसका मानसिक रूप से अर्थात अपने दिमाग में ही पढ़ के और समझ के आनंद प्राप्त कर सके और वहां की जानकारी ले सके। घर बैठे ही उन स्थलों के कृत्रिम दृश्यों अर्थात मानसिक रूप से वहां निवासित लोगों के आचरण को, वहां के खान पान को, रहन सहन को तथा राजनीतिक पहलुओं आदि से रूबरू हो सके। यात्रा साहित्य का यह उद्देश्य रहता है कि रचनाकार अपनी यात्रा से प्राप्त हुए मनोरंजन तथा ज्ञान पाठकों तक पहुंचा सके। जो मनोरंजन है या जो ज्ञान है, वहां की जानकारी है, वो पाठकों तक पहुंचा सके। जैसे बच्चों उदाहरण के लिए लीजिए कि हम आप गए कहाँ, वैष्णो देवी गए, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल
अब वहां पर आपने कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं दिमाग में एकदम बिठा लिया और उसको अच्छे से वीडियोग्राफी कर लिया, वीडियो बना लिया अच्छे से। अब उसको अपने आए जो अपने घर पे मोहल्ले में आसपास रिलेटिव जो हैं सबको दिखाए कि देखिए हम लोग ऐसे ऐसे यहाँ यहाँ घूमने गए थे, यहाँ देखिए ऐसा पहनावा है, यहाँ यहाँ पर फोटो खींचा जाता है, यहाँ यहाँ पर भोजन मिलता है, यहाँ जगह जगह पर पानी की टंकी लगी है, यहाँ पर खूब अच्छा रोड सड़क बन गया है और सड़क के ऊपर छावनी भी लगी हुई कि बरसात के समय कोई दिक्कत ना हो या पहाड़ों से गिरते हुए पत्थरों से जो भक्तगण हैं उनको चोट ना लगे। यहाँ पर ये मंदिर है माता का, यहाँ पर माता का पैर मतलब स्थान था। ऐसे विभिन्न प्रकार के जगहों को आपने दिखाया तो क्या हुआ, उनको हर चीज की वहां की जानकारी मिल गई। एक तो वो नहीं जा पाने वाले भी वहां का आनंद ले लिए और दूसरे जो कभी फ्यूचर में जाएं, भविष्य में अपने जाने की मन बना रहे हो तो उनको पहले से थोड़ा जानकारी हो जाए वहां का। तो हमें विश्वास है बच्चों चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, यात्रा विरत भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए बच्चों हम भेंट वार्ता की तरफ चलते हैं कि ये भेंट वार्ता क्या होता है। तो भेंट वार्ता बच्चों दूसरे शब्दों में इसको हम इंटरव्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरव्यू, जहां पर प्रश्न उत्तर के माध्यम से व्यक्ति के भावों, विचारों, चरित्र, व्यवहार को समझा जाता है। तो देखिए बच्चों किताबी भाषा में हम समझते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ। जब रचनाकार किसी व्यक्ति विशेष से भेंट करके मिल करके उसके चरित्र, व्यवहार, भाषा आदि से संबंधित प्रश्नों को साहित्यिक रूप में रचकर पाठकों के समक्ष प्रकट करता है तो वो रचना भेंट वार्ता या साक्षात्कार कहलाती है। भेंट वार्ता हिंदी में भेंट, चर्चा, विशेष चर्चा, साक्षात्कार तथा इंटरव्यू आदि नामों से विख्यात है। इस प्रकार भेंट वार्ता वह रचना है जिसके द्वारा भेंटकर्ता किसी महान व्यक्ति के चरित्र और जीवन में प्रश्नों के झरोकों से बच्चों प्रश्न उत्तर के माध्यम से प्रश्नों के झरोकों से झांक कर उसके भीतरी पक्षों अर्थात आंतरिक दृष्टिकोण उस व्यक्ति की कैसी है, कैसी विचारधारा है, कैसे व्यवहार हैं, को पाठकों के समक्ष रखते हैं। भेंट वार्ता वास्तविक भी होती है और बच्चों भेंट वार्ता काल्पनिक भी होती है, कल्पित भी होती है। तो वास्तविक जो भेंट वार्ता है उसको लिखने में पदम सिंह शर्मा, कमलेश और रणवीर रांगा के जो ये लेखक हैं बच्चों इनके नाम सबसे पहले आते हैं विशिष्ट रूप से, पदम सिंह शर्मा, कमलेश और रणवीर रांगा बच्चों। अब आइए पत्र साहित्य की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पत्र साहित्य भी एक इम्पोर्टेंट विधा है बच्चों, इसको समझिए। हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो ये गद्य साहित्य का इतिहास है बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में तो आपके 4 या और हमें लगता है 5 या 4 नंबर के आएंगे, मतलब 5 नंबर गद्य से और 5 नंबर पद काव्य से। ये आपको 10 क्वेश्चन इसमें से बनेंगे और ये लिखना नहीं रहेगा, मतलब आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, आपको एक सही जो उत्तर रहेगा उसको उठा के और कॉपी में लिख देना है। तो बच्चों अब हम आइए अब यात्रा विरत पत्र साहित्य की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि पत्र साहित्य क्या होती है। तो पत्र से तो आप सीधा सीधा रूबरू हो रहे हैं बच्चों, समझ पा रहे हैं कि पत्र क्या चीज है, अर्थात लेटर लिखना। पत्र लिखना किसको? व्यक्तिगत पत्र होता है, जैसे आप अपने मित्र को लिख लिए, अपने माता पिता को लिख लिए, अपने किसी रिलेटिव को लिख लिए, या कहीं बहुत दूर हो शादी विवाह किसी अपने रिलेटिव को, अपने सगे संबंधियों को बुलाना है तो पत्र के माध्यम से बुला लिए, यही पत्र व्यवहार होता है बच्चों। तो ये हो गया आपका व्यक्तिगत पत्र व्यवहार। और क्या होता है, साहित्यिक पत्र व्यवहार भी होता है, सार्वजनिक पत्र व्यवहार होता है। जैसे आपके आसपास बहुत गंदगी है, बहुत नाली भरे हुए हैं, पानी भरा हुआ, तो आप नगर पालिका को क्या पत्र लिखें कि यहाँ पर आके देखिए, साफ सफाई कीजिए, इसको सही कीजिए, तो वो क्या हो गया, सार्वजनिक रूप से हो गया। तो आइए बच्चों अब हम किताबी भाषा में चीजों को समझते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जब कोई रचनाकार अपने किसी मित्र, परिचित अथवा घनिष्ठ व्यक्ति को अपने संबंध में या किसी व्यक्ति विशेष अथवा या कोई महत्वपूर्ण समस्या है के संबंध में उसकी व स्वयं की सामाजिक या भावात्मक स्थिति को मद्देनजर रखकर उसके प्रति विशेष आदर सम्मान के भाव प्रस्तुत करते हुए निजी तौर पर पत्र उत्कीर्ण करता है, अर्थात बच्चों पत्र लिखता है, पत्र लिखकर भेजता है, और बदले में प्रतिवचन अर्थात बदले में उसका उत्तर भी पाने के लिए उम्मीद बनाए रखता है। तो वह पत्र बच्चों साहित्य की रचना करता है।
तो क्या करता है वो पत्र साहित्य की रचना करता है। हिंदी साहित्य में पत्र प्रकाशन की शुरुआत द्विवेदी काल से हुई है। पत्र सार्वजनिक भी हो सकती है बच्चों, और क्या है व्यक्तिगत भी हो सकती है। साहित्यिक दृष्टि से सार्वजनिक पत्र अधिक महत्वपूर्ण होता है। हमने अभी बताया नहीं कि जो व्यक्तिगत होता है और सार्वजनिक, तो इसमें सार्वजनिक काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वो सभी के लिए होता है, किसी विशेष कार्य के लिए होता है। अब आइए बच्चों हम डायरी को भी जान लेते हैं। डायरी के नाम से तो आप पूरी तरह परिचित हो गए होंगे कि डायरी क्या चीज है। डायरी वो चीज है जो हम डेली अपने रूटीन चर्या में, जो जैसे प्रतिदिन, जो डे बाय डे जो हमारे साथ घटित घटनाएं होती हैं, जो हम करते हैं, या हम जो कहीं घूमने गए, या कुछ हमारे साथ घटना हुई, या हम किसी से मिले, या हमने कोई चीज नई चीज खरीदी, या हमने कुछ उस खुशी आनंद महसूस किया, उस दिन मनाया, खुशी मनाया, या कोई दुख घटना हो गई, तो उस सबको उस डायरी में लिखा जाए, तो उसी को डायरी कहते हैं बच्चों। तो देखिए जब कोई रचनाकार अपने जीवन में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का, ये देखिए बच्चों, तिथिबद्ध से मतलब डे वाइज पर डे विवरण लिखित माध्यम के द्वारा, मतलब लिखित आधार लिख कर प्रस्तुत करता है, तो उस रचना को हम डायरी कहते हैं। और इस कला का प्रारंभ बच्चों 1930 ईस्वी से होता है, इसी के आसपास से होता है। और पहला जो बच्चों डायरीकार हैं, मतलब डायरी लिखने वाले रचनाकार हैं, वो नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ हैं। ठीक है बच्चों, नरदेव शास्त्री हैं, क्या है, वेद तीर्थ है। वेद अर्थात डायरी लिखने वाले, ऐसे लिंक करके कि मतलब नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ हैं। और उनका डायरी का नाम भी बच्चों उन्हीं के नाम पर है, नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी। हो सकता है बच्चों उस समय जेल में रहे हों, इसलिए जेल डायरी जो डेली का रूटीन जो था उसको लिख रहे होंगे। के प्रकाशन के साथ ही हिंदी में डायरी रचना की कला का उद्गम हो गया, विकास हो गया, और इनको प्रथम डायरी रचनाकार माना जाता है। किसे बच्चों, नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ को। अब आइए बच्चों हम लोग रिपोर्टाज की ओर आगे बढ़ते हैं, रिपोर्टाज को पढ़ लेते हैं आज के डेट में। देखिए बच्चों थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे हम, क्यों, क्योंकि हमें आपके अंदर पढ़ने, सीखने, समझने की आदत को डेवलप करना है। आपको बहुत ज्यादा एक दिन में पढ़ा दिए, 4 दिन पढ़ाए ही नहीं, अब आप एक दिन पूरा पढ़ लिए, उसके बाद 4 दिन पढ़े ही नहीं, तो क्या हुआ, आदत में गैपिंग नहीं हो गई। और हमको आपको रोजाना पढ़ाने की आदत डालनी है। ये हमारा खुद से दृढ़ संकल्प है कि हम आप लोगों में हिंदी विषय को लेकर जागरूक करेंगे। आप हिंदी विषय को लेकर जागरूक होंगे, हिंदी को हल्के में ना लेकर उसको रुचि उसमें जगाकर, जो चीज समझ में अच्छा लग रहा है उसको भी पढ़ें। लेकिन बच्चों जो चीज नहीं अच्छा लग रहा है वो उसको अपने जानकारी के दृष्टिकोण से, जो कि आपको जानकारी होना आवश्यक है उस विषय का, चूंकि आपके पाठ्यक्रम में समाविष्ट है पाठ्यक्रम में। इसका अर्थ यह है कि बच्चों आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या उबाऊ टाइप का हो जाता है, इसलिए कोई पढ़ना नहीं चाहता है। लेकिन हम बच्चों अब आपके अंदर ये हम इंटरेस्ट जगा के रहेंगे कि चीजों की जानकारी आपको होना। अब देखिए, अब जितनी पिछली क्लासेज आपने पढ़ी है, देखिए कितना नॉलेज आपको मिला, क्या क्या चीजें जानकारी में हुई। अब इसको 2 से 3 बार खूब आप सुनिएगा, मन लगा के सुनने पर फोकस कीजिएगा बच्चों। कुछ दिन आप सुन के देखिए, नई कोई भी चीज नई नहीं लगेगी फिर। और जब कोई चीज समझ में आने लगती है बच्चों, तो फिर अच्छा लगने लगता है, पढ़ने का उसमें रुचि जग जाती है, मन करने लगता है कि नहीं इसके बारे में हम और जानें, ये क्या चीज है, इसमें और क्या चीज है, इसके आगे और क्या है। ऐसे मन में रोचकता पैदा होती है, जन्म लेता है, रोचक भावना पैदा हो जाती है, जो चीज नहीं अच्छा लगता उसके भी प्रति। तो आइए बच्चों अब हम रिपोर्टाज को देख लेते हैं। हमने अभी तक क्या देखा, एक नजर पहले घुमा लेते हैं, दोहरा लेते हैं। देखिए बच्चों, देखिए ये देखिए हमने डायरी को समझा, आप समझ गए होंगे अच्छे से डायरी को। पत्र साहित्य को क्या पत्र साहित्य, भेंट वार्ता भी आप समझ गए, यात्रा वृत्त भी किसे कहते हैं भी समझ गए। देखिए बच्चों संस्मरण क्या है ये भी आप देख लीजिए ध्यान से, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू आप चीजों को बहुत अच्छे समझ पाए होंगे। तो आइए बच्चों अब हम नेक्स्ट ये देखिए, भेंट वार्ता हो गया, पत्र साहित्य हो गया, डायरी हो गई। अब हम चलते हैं बच्चों रिपोर्टाज की ओर। रिपोर्टाज में क्या कहा जा रहा है बच्चों, इसमें क्या कह रहे हैं, रिपोर्टाज क्या होता है बच्चों, कि जो सच में स्वयं के द्वारा देखी गई कोई घटना हो जिसका वर्णन आप कर रहे हैं, चाहे वो सही गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, तीक्ष्ण लग रहा है तो तीक्ष्ण लगे, आत्मीयता है, आत्मा को छू रहा है, मन को छू रहा है तो भी लगे, सहज लग रहा है, आसानी समझ में आ रहा तो सब कुछ ठीक है। मतलब जो घटना
दृष्टांत रूप से प्रभावपूर्ण तरीके से उसको प्रस्तुत किया जाए, अच्छे से, मतलब दृष्टांत बच्चों जो स्वयं से आंखों की देखी हो, स्वयं का देखा हुआ, किसी का बताया हुआ नहीं हो, या किसी के और के द्वारा सुना हुआ नहीं हो, या किसी और के द्वारा लिखा हुआ नहीं हो, जो खुद के द्वारा देखी गई घटना हो। देखिए बच्चों, जिस गद्य रचना में किसी घटना का दृष्टांत विवरण प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया हो उसे रिपोर्टाज कहते हैं। ये शब्द मूलतः फ्रांसीसी भाषा शब्द से है बच्चों। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि रिपोर्टाज शब्द किस भाषा से लिया गया है, किस भाषा का शब्द है, तो आप बताएंगे फ्रांसीसी भाषा का। और अंग्रेजी के रिपोर्ट 2 शब्दों का समावेश है बच्चों इसमें। अंग्रेजी रिपोर्ट का शब्द का प्राय तथा साहित्यिक नाम। इसकी शैली वर्णनात्मक और उल्लेखनीय है बच्चों, जिसमें तीक्ष्णता, आत्मीयता, सहजता का विशिष्ट महत्व होता है। और इसमें लेखक अपना प्राप्त विषय को सहजता से और रोचकता से पाठक के सामने उनको हृदयंगम अर्थात उनको उनके मन को एकदम लग जाए, मन लगा के पढ़े, उसको हृदयंगम कराने में पूरी तरह सक्षम होते हैं। और इसमें बच्चों रिपोर्टाज लिखने वाले में सबसे पहले आपके विष्णु प्रभाकर, ये नाम आपको सुना सुनाया लग रहा होगा, प्रकाश चंद्र गुप्त, प्रभाकर माचवे आदि विनम्र तथा रमणीय रिपोर्टाज का सृजन कर रहे हैं। तो आइए बच्चों, अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आलोचना के साथ। हमें पूरा विश्वास है बच्चों चीजें आपको काफी हद तक समझ में आ रही होंगी, क्योंकि बच्चों आप ये सब पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा आप इसमें उबाऊपन महसूस कर रहे होंगे। पर देखिएगा, निरंतर आप पढ़ते रहिएगा, आपको इसमें इंटरेस्ट जगेगा और आपको बहुत अच्छे से जानकारी होने लगेगी। जब आप चीजों को समझने लगेंगे, उसके बाद इससे संबंधित जब क्वेश्चन देखेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि हाँ ये चीज क्या है, कितना महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से टोटल 10 नंबर का ये सवाल है बच्चों, 10 नंबर से इसमें आएंगे। तो इसलिए आप पूरे ध्यान पूर्वक मन लगा के इसको सुनिए, पहले निरंतर सुनिए, और हम आपको इसको इतने अच्छे से मजबूत कर देंगे कि आप बड़े ही आसानी से सारे क्वेश्चन को करवा देंगे। क्वेश्चन आंसर इतनी बार प्रैक्टिस करा देंगे कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आइए बच्चों, ये वीडियो आपको समझ में आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि मैम का प्रयास अच्छा है, हमें चीजें जानकारी हो रही हैं, तो आप और बच्चों में भी शेयर करिए, ताकि और बच्चों को ये सब चीजों से जागरूक हो सके, समझ सके, जान सके। और वीडियो बच्चों समझ में आ रहा तो इसे लाइक करें और कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को बताएं। तो आज का वीडियो यहीं तक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में आलोचना के साथ। जय हिंद बच्चों।